सभागार में बैठे सब लोगों को नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। इतने लोगों को देख के थोड़ा डर भी लगता है। मंच पर होना अपने आप में थोड़ी एक डरावनी चीज़ होती है। पता नहीं आप क्या उम्मीदें लेकर आए हैं। अभी इन्होंने कहा कि मैं कितनी बातें इस विषय के बारे में खोलने वाली हूँ। मुझे मालूम नहीं कि मैं कोई भी बात किसी भी बात का मुकम्मल कोई उत्तर दूंगी या नहीं। मुझे नहीं लगता मैं दूंगी। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक बातचीत आपके साथ छेड़ूंगी, अपने कुछ विचार साझा करूंगी और इस बातचीत को आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो सकती और मेरे पास वो सारी कंक्लूजन्स हैं ही नहीं। तो पहले से आपको चेतावनी दे रही हूँ। सबसे पहले मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ, आभार मानती हूँ कि मुझे ये मौका मिला। जिन लोगों ने मुझे ये मौका दिया पंजाब यूनिवर्सिटी में आने का, पटियाला में आने का, उनका मैं किन शब्दों में उनसे थैंक यू कहूँ मैं समझ नहीं पाती। मैं सबके नाम नहीं जानती हूँ, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे वो नहीं जानती, लेकिन आप सबको बहुत ही सच्चा धन्यवाद कहती हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है और मैं ख़ासकर प्रोफेसर गुरमुख सिंह जी आपको शुक्रिया बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझ में विश्वास नहीं खोया, यकीन नहीं खोया। हम लोग कब से बात कर रहे हैं, हमें तारीख नहीं मिल रही है और आपने ये नहीं सोचा कि ये टाल मटोल करती है, चलो इसको भूल जाया जाए, फेंक दिया जाए एक तरफ, और लगे रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतनी एक रश्ड ट्रिप नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे खुशी है कि कम से कम ये कर पाई और एक शुरुआत हो पाई। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये सवेरा आप लोगों ने दिया। जिस मौके पे आई हूँ वो बहुत ही बड़ा पल है कि गुरदयाल सिंह मेमोरियल लेक्चर के लिए आप मुझे सही समझ पाए। ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है, लेकिन बहुत बड़े संकोच की भी बात है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि गुरदयाल सिंह जी, उनकी जो हस्ती है, उनकी जो जगह है, मैं उसके आसपास नहीं हूँ। उनके आगे मैं बिल्कुल बच्ची हूँ और मैं जानती हूँ कि बहुत मायनों में मैं खुशनसीब हूँ। कुछ सितारे मिले, सही वक्त पे सही जगह सही लोगों के साथ हुई और मेरी चीज़ पहचानी गई एक बड़े तरह से। तो मुझे बाकी लोगों के बरक्स काफ़ी जाना जाने लगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे चारों ओर ऐसे ऐसे हीरे हैं कि मैं उनमें खो सकती हूँ। और ये तो उनको मैं उनकी स्मृति को बहुत ही नमन करती हूँ दिल से। और बस यही कह सकती हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं उनके साए में आज आप लोगों के आगे कुछ कहने की कोशिश करूँगी। जो उनकी यात्रा रही है, जहाँ से उन्होंने शुरू किया, अभी आप लोगों ने बताया। और ये जो कह रहे हैं टूटी फूटी हिंदी, इन्होंने तो मुझे और शर्मिंदा कर दिया। एक तो इनकी टूटी फूटी हिंदी नहीं है और दूसरे मेरी तो सच्ची टूटी फूटी पंजाबी नहीं है, तो मैं उसमें कोशिश भी नहीं कर सकती हूँ। तो मैं तो हिंदी में ही बोलूँगी और उम्मीद है कुछ कम्युनिकेट कर पाऊँगी। पर गुरदयाल सिंह जी की जो साहित्यिक यात्रा और जीवन यात्रा रही है वो कितनी गज़ब की है। कहाँ से शुरू करके कहाँ तक वो गए, उससे मुझे लगता है कि आज के युवक को तो ख़ासकर, पर हम सब लोगों को इतनी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि कोई भी जगह
ऐसी नहीं है कि आप उसी में अटके रह जाएं। आप में अगर कलेजा है और आप में अगर ये जज्बा है कि आप लग जाएं, तो आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन अपने आप को छोटा समझते हुए नहीं, बल्कि जहां आपने शुरू किया है वहीं आपको शुरू करना चाहिए और उसको अपनी धन संपदा मानना चाहिए। क्योंकि वहाँ से देखिए आप उनकी भाषा कितनी गज़ब की बनी, कितनी ज़ोरदार बनी, उनकी जिस मिट्टी से वो उपजे हैं उसकी सुगंध उनके काम में जिस तरह से आई, ये सब हमको प्रेरणा देता है। और मुझको एक ख्याल आ रहा है, एक ज़ेन कथा है छोटी सी, ज़रूर और संस्कृतियों में भी होगी वो कथा, जिसमें एक ज़ेन मास्टर अपने शिष्य से पूछता है कि उसको बहुत ज़्यादा मतलब फ़लसफ़ाने सीख तो देता ही रहा है, वो सब उसमें पारंगत होते रहे हैं, और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या दिख रहा है। और वो शिष्य, बिल्कुल मैं हूबहू मुझे नहीं याद है, मैं थोड़ा अंदाज से आपको बता रही हूँ, तो वो शिष्य कहता है कि मुझे दूर वहाँ बादल गरजते दिख रहे हैं। तो क्या और क्या दिख रहा है? मुझे दूर वहाँ होराइज़न पे उसकी सूरज की ऐसी रोशनी दिख रही है। इस तरह की 3-4 चीज़ें वो कहता है। और वो जो शिक्षक है वो थोड़ा सा बेसब्र हो जाता है और वो कहता है, और तुम्हारे पाँव के पास जो टिड्डा फुदक रहा है वो तुम्हें दिख रहा है कि नहीं? तो मतलब कि हम लोग जो है अपनी दृष्टि इतनी दूर कर देते हैं कि जो हमारे आसपास है हम उसी जीवन से अपरिचित अपने को कर लेते हैं। और जो हमें सबक सीखना है वो ये है कि नहीं, अपनी जड़ों को समझो, उनको किसी भी तरह कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है, फिर चाहे जितनी दूर जाओ, शुरू यहाँ करो तभी कुछ होगा। तो ये मुझे लगता है कि हमारे जो इतने महान कथाकार जिनके नाम में ये लेक्चर है, उनकी ये बहुत बड़ी सीख है जो हम सबको लेनी चाहिए। और मैंने उन्हें इतने सिलसिलेवार तरह से नहीं पढ़ा है, कुछ चीज़ें छिटपुट उनकी मैं जानती हूँ और उनके बारे में थोड़ा जानती हूँ, क्योंकि हिंदी के एक बहुत बड़े आलोचक हुए हैं नामवर सिंह जी। अफसोस होता है मुझको कि देखिए बुधियाल जी को मेरे वक्त के मेरे गुरु समान लेखक थे, उनको मैंने कभी नहीं जाना व्यक्तिगत तौर पर, जबकि हिंदी वाले में बहुत से और लेखकों को जानती थी जो उसी पीढ़ी के थे, निर्मल वर्मा और कृष्णा सोबती, कृष्ण बलदेव वैद, कुंवर नारायण। बल्कि अजीब बात या उल्लेखनीय बात ये भी है कि पंजाबी से काफी सारे लेखक हिंदी में आए हैं, जैसे कृष्णा सोबती और कृष्ण बलदेव वैद। तो एक तरफ तो लगता है कि ये दोनों भाषाएं कितनी पास रही, और ये भी कि दोनों प्रांत कितने पास रहे, हिंदी प्रांत और पंजाब, और तो भी हम एक दूसरे के बारे में कितनी चीजें नहीं जानते हैं। तो ये कितने अफसोस की बात है, और इसके पीछे भाषा की कौन सी राजनीति है, हमारी अपनी कौन सी भूलें हैं, कौन सी कमियां हैं, कौन सी हमारे एक तरह से कहेंगे कि हम दिशा भ्रमित हुए हैं कि किसी और तरफ ज़्यादा जाते हैं और अपने ही आसपास को नहीं जानना चाहते। इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर हमको सोचना चाहिए, और मुझे लगता है कि बिल्कुल ज़रूरत है कि हम इससे ज़्यादा एक दूसरे को जाने समझें, हमको इतना मिलेगा एक दूसरे के साथ। तो मैं बुधियाल जी की उस उपन्यास से मुझे 2-3 पंक्तियाँ मैंने नोट कर ली थी कि ये मैं शुरू इस पर करूँगी। उनका पहला उपन्यास आपने भी कहा था, अगर थोड़ा मेरा तलफ़ुज़ खराब है तो माफ़ करिएगा, मढ़ी दा दूंगा, जिसमें किसान कहता है, जाने सरकार का क्या पेट फटता है, ऐसा भी क्या कानून हुआ कि मैं अपनी जमीन अपनी मर्जी से अपने भाई के नाम नहीं करा सकता। 100 जुत्ते ऐसे कानून के सर पे और 100 उसके बनाने वाले के सर पे। तो ये जो उनकी बेबाकी है, और ये जो
आपने सरल का शब्द बार बार आया है, तो मैं यहीं पे कह देना चाहती हूँ, सरल और सरलीकरण अलग चीजें होती हैं। तो सरलीकरण कभी नहीं करते, सरल भाषा, लेकिन एक जटिल समाज, जटिल यथार्थ वो बोलते हैं। तो ये जिस तरह से उन्होंने किया है, और ये भाषा ही कमाल है कि इतनी सरल भी लगती है और इसमें इतनी जिंदादिली और इतनी बेबाकी है। और मुझे लगता है कि यहाँ भी हमारे लिए एक सबक है कि लेखक को, और मैं कहूँगी कि मैं लेखक हूँ और लेखक की बात कर रही हूँ इसलिए मैं लेखक कह रही हूँ, लेकिन हम सभी को, हमें तो बेबाकी से बोलना ही है, हमें तो अपने आसपास की परख लेनी ही है और सच्चाई से उसको पेश करना ही है। और इसीलिए यहाँ से मेरे लिए आसान होता है अपने, जो मैंने आज का शीर्षक दिया है, उससे जुड़ना, जो है साहित्य, समाज, आजादी। तीनों जुड़े हुए हैं, तीनों का बहुत ही अंतरंग संबंध है। एक दूसरे से ये जान पाते हैं, जज्बा पाते हैं, ताकत पाते हैं, और एक दूसरे को ये निखार सकते हैं। तीनों की जगह बनाए रखना बहुत जरूरी है, गरिमामय जगह, और अलग अलग वक्त पे तीनों को लेकर एक खतरा हम पर मंडराता है, अलग अलग तरह से, अलग अलग मुकामों से, और हमेशा हमको इसके प्रति चौकन्ना होना पड़ता है। यही हमें बचा के रखना है, हमें समाज को बचा के रखना है, हमको साहित्य को बचा के रखना है, और हमको आज़ादी बना के रखना है, क्योंकि आज़ादी, क्योंकि एक दूसरे पे निर्भर है और आज़ादी इनको बनाती है, और इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। तो मैं कहूँगी कि चलिए थोड़ा सा इन शब्दों को, साहित्य, समाज और आज़ादी को अनपैक करने की कोशिश करते हैं कि इनसे हमारा तात्पर्य क्या है। तो समाज, बिल्कुल सादे लफ्जों में कहूँ तो हम ही तो हैं समाज, हम ही से बनता है समाज, उसे चलाने वाले भी हम ही हैं, और जिनको हमने बागडोर दी है उसे चलाने के लिए, उसमें भी हमारी शिरकत है। तो हम किसी तरह से इससे अलग नहीं हो सकते हैं, और हम सबकी मिलकर कोशिश होती है कि इसकी बनावट और इसका चलना ऐसा हो पाए कि एफिशिएंट है और सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो समाज की बनावट के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। बहुत आसान होता है सिर्फ सत्ता को इल्जाम देना, और कुछ हद तक सही भी होता है, एक तरह की ताकत उनके पास, उनके हाथ में आ जाती है कि जो वो कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन अकेले सत्ता की जिम्मेदारी ये नहीं है, नागरिक समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारा समाज सही तरह से चले, व्यवस्था अच्छी हो और उस तरह की हो जिसमें इंसानियत का जज्बा पूरी तरह कायम हो। इस पर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी, क्योंकि ये जुड़ता है फिर अगले हमारे शब्द से, साहित्य और साहित्यकार को लेकर के बारे में। बहुत साल पुरानी बात है, उस समय मैंने नया नया लेखन शुरू किया था, और इत्तेफाक से मुझको जापान जाने का मौका मिला था। और जापान में एक मूवमेंट, बहुत लोग शायद नहीं जानते हैं उसके बारे में, और मैं खुद नहीं जानती कि अब वो किस मुकाम पर है, और उसका नाम है यामागिशी मूवमेंट। तो वो एक मूवमेंट चला था आम जनता के बीच में कि वो अलग किस्म की सोसाइटी बनाएंगे जिसमें कि सब बराबर होंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होगा, सब लोग मिलके काम करेंगे। तो हम लोग को ये चांस मिला कि हम ऐसी एक जगह, यामागिशी आश्रम कहें या जो भी कहें, उसको जाके हमें देखने का अवसर मिला। तो हम वहाँ पर गए, और वो बहुत ही, मतलब आप उस विचारधारा के बारे में क्या सोचते हैं जिसमें कि सब लोग बराबर हैं, उसको लेकर क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, वो बातें भी करने वाली हैं। लेकिन एक बहुत ही एडमिरेबल एक्सपेरिमेंट था।
और उसमें सब पढ़े लिखे लोग थे और सब कुछ मिलके कर रहे थे, जिसमें ये था कि इस हफ्ते ये गाय भैंस दुहेंगे, ये झाड़ू लगाएंगे, ये फसल काटेंगे, अगले हफ्ते बाय रोटेशन अगला वो काम करेगा। शादी भी सबके बड़ा एक से घर थे छोटे छोटे और सिंपल लाइफ। शायद कुछ गांधीयन एक्सपेरिमेंट भी रहा होगा। और शादियां भी ऐसी थी कि बच्चे भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो कुछ 2 साल या हो सकता है थोड़े उससे बड़े, जब उतने बड़े हो गए तो सारे बच्चों को एक साथ ही पाला जाता है, ये नहीं कि ये अलग और बस मेरी एक लाइन है। तो इस तरह का बहुत ही रेडिकल एक्सपेरिमेंट था। और चीज़ें सबके बराबर, किसी ये नहीं कि मेरे पास हीरा है और इसके पास कुछ नहीं है। तो उनका एक जैसे डिपार्टमेंट स्टोर्स होते हैं उस तरह के स्टोर्स थे कुछ, जहाँ पर कपड़े हर साइज के, जूते हर साइज के, जितनी भी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं, सजने धजने की होती हैं, सब वहाँ पे रखी होती। और कुछ पार्टी है, कोई त्योहार है, तो जिसको जो चाहिए वो जाकर बोरो करता और इस्तेमाल करता और फिर वापस वहाँ रख देता दूसरों के लिए। तो हम लोग इस सबको देख रहे थे। मैंने आपको बताया कि मैंने नया नया लेखन शुरू किया था, तो मेरे मन में ये सवाल कहीं से आ गया। तो मैंने कहा कि मेरे मन में ये सवाल आ गया कि इस तरह के समाज में लेखक कहाँ होगा और लेखक कैसे लिखेगा। अगर आप हर समय मुझे इसी में लगा देंगे कि इस हफ्ते जरूरी नहीं है कि आप काम करते हुए भी लिखने का सोच सकते हैं, लेकिन लिखने की एक जगह अलग भी होनी होती है। तो अगर हम इसी में लगे, इसमें फसल काटो, इसमें झाड़ू लगाओ, इसमें गाय को धो, इसमें खाना पकाओ, इसमें बर्तन धो, तो लिखने का वक्त कब होगा? लेखक की जो अंतर यात्रा होती है उसकी सहूलियत कहाँ से होगी? और लेखक को तो शायद एक खिड़की चाहिए जहां बैठकर वो बाहर देखे और लगे कि वो कुछ नहीं कर रही है। पेड़ के नीचे आसमान को देखे, बस तारे गिने, लगे कि कुछ नहीं कर रही है, ये तो वक्त बर्बाद कर रही है, समाज का भी बर्बाद कर रही है और कोई योगदान नहीं है इसका किसी काम में। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति के लिए और ऐसे कार्य के लिए इस समाज में क्या योजना है, क्या कल्पना है? मैंने ये सवाल उनसे पूछ लिया, जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। और मैं अभी उन्होंने क्या समाधान उसका किया वो भी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग समय समय पे मीटिंग्स करते हैं, जिससे कि अगर कोई ऐसी बात किसी को एक नई जरूरत समझ में आए तो उसको हम लोग मिल करके तय करते हैं कि इसको कैसे सुझाया जाए। तो मैंने वो जापान देश था, मैं भारत देश थी, तो हम लोग फिर अलग ही हो गए और मुझे मालूम नहीं कि आगे उन्होंने क्या किया। लेकिन ये बात मेरे ज़हन में बराबर नहीं कि आखिर ऐसे कैसे होता है कि लेखक को भूल जाते हैं लोग, उसकी जगह नहीं सोचते हैं। तो इस समाज में क्या हो रहा है कि लेखक इतना अनइम्पोर्टेंट सा लगता है। क्या लगता है लेखक होता क्या है समाज के लिए? और इसमें 2 चीजें मुझको समझ में आई। आप लोग मौका मिलेगा तो बताएंगे कि ये आप सहमत हैं कि नहीं। एक तो कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें हम उन्हीं चीजों को समझ पाते हैं जिनका हम फौरी असर देख पाते हैं, फौरी इस्तेमाल देख पाते हैं। तो हमको ये तो फौरन समझ में आता है जब एक वैज्ञानिक एक दवा बना देता है जिससे कि कोविड ठीक हो सकता है, कैंसर ठीक हो सकता है। हमको समझ में आता है जब डॉक्टर है तो फौरन जाके पेशेंट को ठीक कर देता है, बचा देता है। इंजीनियर है वो पुल बना देता है कि आप बाढ़ में नदी पार कर पाए, वो तो हमको समझ में आता है। लेकिन लेखक क्या करता है? लेखक कौन सी ऐसी चीज कर देता है कि आज की दुनिया बदल के कल कुछ और हो जाए? वो आप किस तराजू से तौलेंगे? और चूंकि आप नहीं तौल सकते हैं तो उसको बहुत से लोग देखते ही अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि ये असर आपको फौरन दिखता नहीं है। आप मेरी बात सुन के यहाँ से निकल कर
दूसरे इंसान होके नहीं जाएंगे या फौरन पता नहीं चलेगा कि आप दूसरे इंसान हो गए। तो इसके लिए भी दूसरी तरह की समझ की जरूरत होती है, संवेदना की जरूरत होती है कि कुछ कार्य ऐसे होंगे जिनके असर ऑब्वियस नहीं होने वाले हैं, जिनके असर कुछ धीमे धीमे गिरते हैं और इसलिए ज्यादा पुख्ता भी होते हैं, इसलिए ज्यादा लंबे भी चलते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे होंगे, अनऑब्ट्रूसिवली होंगे। आपके भीतर अच्छी किताब पढ़ के, अच्छे लेखन से अगर आप का साबिका पड़ेगा तो आपके भीतर कुछ नई स्पेसेस खुलेंगी, आपके भीतर कुछ नई शंकाएं होंगी, नए सवाल उठेंगे, वो आपको बदलेगा, एक तरह का उद्वेलन आपके भीतर छिड़ेगा। वो है एक लेखक का कार्य। तो लेखक इसीलिए पोटेंशियली हमेशा खतरनाक भी होता है कि ये कौन सा उद्वेलन छेड़ देगा। वो भी तभी समझ में आता है जब वो कश्मीर की बात कर देता है, तब तो समझ में आ जाता है और आप कहते हैं कि कश्मीर की बात क्यों कर रहा है, ये तो पंगा ले रहा है। अगर वो कोई और तरह की बात कर रहा है, और सच तो ये है कि वो हमेशा उद्वेलित करते हैं, अच्छा लेखन आपको हमेशा उद्वेलित करता है, क्योंकि वो जैसे मैंने कहा आपके अतीत, वर्तमान, भविष्य, आसपास, दूर सबकी परख करता रहता है और हमेशा जो रिश्ते हैं या जो अभी की बनावट है उसको रीअरेंज करना चाहता है। चाहे जेंडर इश्यूज ले लीजिए, चाहे क्लास और कास्ट इश्यूज ले लीजिए, वो जिस तरह की जिन बातों को खोलता है अपने लेखन में, उसके जरिए relationships are constantly being rearranged, realigned, re-questioned, repositioned. That itself is an act of क्रांति, अगर आप कहना चाहें तो that itself is an act which can be scary। लेकिन लोग पहचानते तभी हैं जब वो कोई obvious मुद्दा हो, वरना नहीं पहचानते कि writing is revolutionary, innately so। तो इससे क्या होता है, इस पर मैं आपको फिर 2 किस्से सुनाना चाहती हूँ। आप भी हल्के फुल्के किस्से हैं, लेकिन इससे कुछ गंभीर बातें नहीं करती हैं। अब मैं उतनी छोटी नहीं रही जितनी जापान में थी जब मैंने नया नया शुरू किया था। अब मैं कुछ सालों से लिख रही थी, लेकिन लिखने का काम आप लोग जानते ही हैं कि बहुत एकांत मांगता है और अकेले चुपचाप बैठकर बहुत करना पड़ता है, ध्यान मनन। तो सुनने में कि ये लेखक हैं ग्लैमरस लग सकता है, लेकिन रोज की जिंदगी अगर आप लेखक की देखते हैं तो बहुत ही बोरिंग जिंदगी भी लग सकती है। क्योंकि सुबह उठ के किसी से मिलना नहीं है, अपने नाइट सूट में बैठ के लिख सकते हैं, सजने धजने की जरूरत नहीं है, बाल बनाने की जरूरत नहीं है, एकदम ही आप लद्दड़ मियाँ रहकर भी अपना काम कर सकते हैं। और कभी कभी इतना ज्यादा एकांत में रहने के बाद आप बाहर निकलिए तो मुझे ऐसा बहुत होता था, मुझे लगता था कि मैं तो मुंह खोलूंगी तो कोई आवाज ही नहीं निकलेगी, मैं बोलना ही भूल चुकी हूँ। तो इतने कहीं गहरे अपनी गुफा में, अपने किसी पता नहीं अंधेरे कुआं में उतर चुकी हूँ कि मैं निकल नहीं पा रही। तो ऐसे में मैं और कतरा के, जो पब्लिक है, समाज है, उससे मैं और कतरा के निकल जाना चाहती थी कि किसी से सामना न पड़े। तो ऐसी जिंदगी हो रही थी। तो एक दिन मेरे मन में आया कि भाई ये तो बड़ा गलत है, मैं तो हर चीज से अलग हूँ, ऐसा नहीं, और कुछ तो होना चाहिए जिंदगी में रंग, अपनी शख्सियत में भी कुछ रंग तो होना चाहिए। तो मैंने सोचा, मुझे अच्छे अच्छे लेखक याद आए, रविन्द्रनाथ टैगोर, कृष्णा सोप्ती, पाब्लो नेरुदा, अगे हिंदी के जो कलाकार हैं, पॉक्सिया अगे, इन लोगों का अगर आपने देखा हो, उनका जो पूरा पर्सनालिटी थी, उनके पहनावे का जो ढंग था, हर चीज बिल्कुल कुछ अलग थी। तो जितना उनका साहित्य जबरदस्त था, उतने ही वो उनकी शख्सियत और उनकी पर्सनालिटी और वो भीतर घुसते और लगता कि अरे ये कौन आया। तो थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर भी वो जज्बा जागा कि भाई मैं भी चाहती हूँ कुछ ऐसा हो कि लगे कि ये कौन है। अब एकदम से तो आप कहाँ, तो इतने बोरिंग इंसान की चुपचाप
कमरे में बैठ के काम कर रहे हैं, कहाँ एकदम से इतना ड्रामा कर रहे हैं, तो ये तो उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, नहीं आई थी। लेकिन मैंने कहा चलो चश्मा बदलते हैं इतना। तो मैं चश्मे की दुकान में गई, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, तो मैंने चश्मा शुरू किया, ये वाला नहीं, ये तो बहुत ही सादा सा है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा चश्मे में ड्रामा हो, उससे शुरू करेंगे। तो मैंने कहा थोड़ा अलग किस्म का कुछ दिखाइए फिल्म वगैरह। वो तो सेल्समैन उसने शुरू किया, किसी पे सितारे बने हैं, किसी पे गोटे लगे हैं, किसी पे दिल बने हैं लाल लाल, किसी पे कुछ और ड्रामा, किसी पे पता नहीं क्या क्या। तो कहे ये मैडम ये वाला करके इतना बेच रहा है, ट्राई करे मैंने तरह तरह के ट्राई। फिर एक थोड़ी हिम्मत खुली, ऊपर का हिस्सा ऐसे लाल था, नीचे का हिस्सा थोड़ा सादा। मैंने कहा थोड़ा सा ही है इसमें कुछ, मैंने वो लगाया कि ये कैसा है। मेरा हस्बैंड ने कहा, तो मैंने पूछा लेखक लग रही हूँ? तो दुकानदार कहता है बिल्कुल भी नहीं मैडम। तो उसको, अब इससे आप समझ जाइए कि उसको शक भी नहीं हुआ कि ये लेखक लगना चाहती है। उसको बिल्कुल भी नहीं मैडम, यार बिल्कुल आप आश्वस्त होकर लीजिए, बिल्कुल भी मैडम का लेखक नहीं लग रही है। मैंने चश्मा लिया, पहना नहीं ज्यादा। तो लेकिन इससे आप समझिए वो दुकानदार जो है वो आम जनता है, और लेखक की क्या जगह है उसके लिए। अगर मैं कहती हूँ मैं फिल्म स्टार लग रही हूँ, कहता हाँ मैडम। अगर मैं कहती मैं बहुत बड़ी कोई अफसर लग रही हूँ, हाँ मैडम। लेखक लग रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं मैडम। तो एक तो इससे आप सोचिए कि क्या जगह है लेखक की। दूसरा छोटा सा किस्सा, तब भी मैं बहुत साल से लिख रही थी और थोड़ी बहुत जानी जाने लगी थी, और किताबें कुछ आई थी, उनके रिव्यूज होते थे, लोगों को पता चलता था किताबें आई हैं। कुछ इंटरव्यूज जर्नल्स और मैगजीन में छप जाते थे, और रेलवे की जो बुक शॉप्स हैं स्टेशन पे, वहाँ भी यानी कि लोकप्रिय जो स्टॉल्स हैं वहाँ पे भी कुछ एक आध किताबें, जैसे मारी जो मेरा पहला उपन्यास है, वो सब पहुँच गई। तो मेरे एक रिश्तेदार है घर पे, बोले देखिए मैंने अभी स्टेशन से आपकी किताब ली वगैरह, और ये इसमें पत्रिका में आपकी इंटरव्यू है, वो मुझे ये सब बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। फिर कहते हैं लेकिन आप करती क्या हैं? तो मैं हैरान हो गई, अभी आप खुद मुझे बताओ कि किताबों का आप सिलसिला पढ़ रहे हैं, आप इंटरव्यू पढ़ रहे हैं, और आप वो मैं जानता हूँ कि आप लिखती हैं, लेकिन आप करती क्या हैं? तो ये भी एक सवाल अपने में बहुत ही मजाकिया हल्की सी बात है, मगर आप सोचिए कि लिखना कुछ करना नहीं है। आप करती क्या है, असल में आप क्या करती हैं, एक्चुअली आप क्या करती हैं? ये तो ठीक है लिखती हैं, मुझे लगता है यहीं से हमको ये समझना चाहिए कि लेखन की और लेखक की जगह क्या है हमारे समाज में। और इस पर मैं अगर उसको एक तरह से बस सूक्ष्म में कहूँ तो मैं ये कहूँगी कि उसकी जगह जब वो कुछ किसी भी तरह का, जैसे कश्मीर के लिए है, तो उसकी जगह है कि वो भोला भाला, थोड़ा पगलेट, थोड़ा दीन दुनिया से बेखबर, अलग किस्म का कोई जीव है, लिखता है, प्यारा प्यारा है, उसको हम बर्दाश्त करेंगे, अच्छे से लिखा है, मजा लेंगे, हंसेंगे हम भी साथ साथ। लेकिन वो दूसरी रेंज तक जाता है जहाँ वो खतरनाक हो सकता है हमेशा। तो लेखक की ये जगह है कि वो, अगर everything is fine, society is not worried by what the topics etc that are being chosen, then the writer is भोला भाला प्यारा इंसान। अगर वो कुछ मुद्दे छेड़ने लगे, then the writer is a dangerous animal. Why are they creating controversy? ये इनका काम है लिखना, ये इन बातों में क्यों पड़ रहे हैं? As if any of this is अलग, ये सब कुछ भी अलग नहीं है,
और इसलिए अगर फिर मैं एक छोटी से बिल्कुल शॉर्ट में कहूँ तो ये कि देखिए, हम इंसान हैं, हमारे लिए बिल्कुल जो सबसे नेचुरल चीज है वो है अपने को व्यक्त करना, और अभिव्यक्ति ही साहित्य है। और जैसे ही आपने अपने को व्यक्त किया, आपने कोई राय दी, आपने कोई सवाल उठाया, ऑलरेडी यू आर क्रिएटिंग ट्रबल पोटेंशियल। तो इसलिए ये पोटेंशियल आप में हमेशा है कि आप खतरा बन सकते हैं। कोई भी एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी या कोई भी जो अपने को थ्रेटेंड महसूस करता है, उसके लिए सिर्फ सत्ता नहीं, नागरिक समाज की, जो हम जानते हैं हमारे चारों ओर जिस तरह से होता है। तो इसमें मैं सोचती हूँ कि देखिए, साहित्य और कला वैसे तो एक ही क्षेत्र का में अलग अलग वो हैं, उसके तरीके हैं, लेकिन साहित्य कुछ ज्यादा आ जाता है रेडार के नीचे, इसलिए कि जो चित्र बनता है उसमें आप उतनी जल्दी नहीं पकड़ पाते कि ये कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ तिरछा कर रहे हैं। संगीत में आप उस तरह से नहीं पकड़ पाते, लेकिन साहित्य का माध्यम, क्योंकि साहित्य का इंग्रेडिएंट जो है वो होता है शब्द। और शब्द तो वो चीज है जिससे हम अपने रोजमर्रा को बरतते हैं। हर रोज हम इसी से एक दूसरे से संवाद करते हैं, हमारी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो शब्द ऐसी चीज है जो हमको लगता है कि ये तो फौरन हमारी पहचान में आ रहा है, और इसलिए लेखक पर नजर कहीं ज्यादा तीखी हो जाती है दूसरे कलाकारों के मुकाबले। और ये हम इस बात को हम जानते हैं, लेकिन इस पर मैं आपसे साहित्य पर ही कुछ और चीजें कहना चाहूंगी कि हम साहित्य, अभी तो ये था कि लेखक क्या जगह और लेखक को क्या समझते हैं, साहित्य को भी क्या समझते हैं। तो साहित्य, बहुत लोग ये बात कहेंगे कि देखिए, मूलतः साहित्य कहानी, कोई कहानी कहना, आपको कहानी कहना है, आपको एंटरटेन करना है, पर साहित्य उतना ही नहीं करता। साहित्य जो है अपनी सारी इंद्रियों से दुनिया को और जीवन को महसूस करके उसको पेश करता है। तो और वो करने में वो हो सकता है कि बहुत सी ऐसी चीजें भी करे जो चिंताजनक होती हैं, जो सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं होती, पर कुछ और तरह की चिंताओं को भी व्यक्त करने की हो जाती है। तो साहित्य का फलक बहुत ही विशाल है और उसमें बहुत तरह की चीजें आती रहती हैं। अलग अलग पल पे हम अलग अलग बात से प्रेरित होते हैं। एक किताब में एक खास चिंता में लिखती हूँ और उसके बाद मुझे लगता है कि मैं इतनी ज्यादा चिंता में रही हूँ पिछले सालों, इस समय मैं सिर्फ खेलना चाहती हूँ। तो इस किताब में मैं सिर्फ खेलती हूँ। इस तरह अलग अलग मूड, अलग अलग पल साहित्य में पनपते हैं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी जो बहुत से साहित्यकार, शायद बहुत से आर्टिस्ट एंड राइटर मानेंगे कि दो चीजें कहना चाहूंगी। एक तो आप इस बात को बिल्कुल ऐसे समझिएगा कि उसकी स्पिरिट में समझिएगा, लिटरली मत लीजिएगा। ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि हम सच्चे हैं बाकी झूठे हैं, पर उसकी स्पिरिट में आप समझिए। तो साहित्य और साहित्यकार जिस तरह से ईमानदार होना चाहती और चाहता है, वो ईमानदारी बिल्कुल दूसरी है, दूसरी विधाओं लाइक एकेडमिक्स के बरक्स। इसलिए कि जो ये दूसरी विधा है, जैसे एकेडमिक्स है, वो हर चीज को एक मुद्दे को लेती है और चेतन मन से उसको खोलना चाहती है और एक तरह का कंक्लूजन आपके आगे रखना चाहती है जो उसने समझा अपनी उस खोजबीन में। साहित्यकार और कलाकार, उसके पास जवाब नहीं है,
और जवाब वो ढूंढ भी नहीं रही। वो किसी चीज को खोलना चाहती है, लेकिन वो ये भी जरूरी नहीं कि उसको मालूम हो कि वो किस चीज को खोलना चाहती है, क्योंकि वो सिर्फ चेतन मन से नहीं रचना करना चाहती। वो अपने अवचेतन से, अपने अचेतन से इन सब को एक तरह से एक्टिवेट करना चाहती है। इंट्यूटिव, a lot of my writing is intuitive. I discover as I go along what all I have opened and what I have touched. So it is a dangerous activity कि मुझे ही नहीं मालूम कि मैं एक्चुअली किधर जा रही हूँ। साहित्य भटकना मांगते हैं कि भटकाव, आपके अंदर ये हौसला हो कि आप जाने पहचाने रास्ते में लिखें। जो साहित्यकार बहुत ही वैनिटी वाले क्रिएचर्स भी होते हैं, उनको ये होता है कि भाई हम किसी को इमिटेट करके नहीं लिखना चाहते हैं, हम बिल्कुल नया लिखना चाहते हैं, पर नया कुछ होता नहीं है। वही दुनिया है, वही रिश्ते हैं, वही बातें हैं, वही मुद्दे हैं, वही बार बार आती हैं, वही इंसानी प्रवृत्तियां बार बार आती हैं, अलग अलग जामे में आती हैं, उन्हीं को हमें पेश करना होता है। लेकिन हम चाहते हैं बिल्कुल अलग ढंग से करें, और ऐसे करें कि उस तरफ नजर जाए, लोग एकदम से देखकर सतर्क हो जाएं कि अरे ये कुछ हुआ। उसके लिए जरूरी होता है कि हम कोई और ही रास्ता अपनाएं, क्योंकि उसी रास्ते पे गए तो हम वही घिसी पिटी बात करेंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है, और इसके लिए भटकना जरूरी होता है। भटकने का मतलब है कि आपको खुद नहीं मालूम आप क्या चीजें सामने ले आएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि साहित्यकार जो है उसका, फिल्म भी है मुझे मालूम है, लेकिन अभी यही इन्हीं लफ्जों में आ रहा है तो मैं बोल दे रही हूँ कि वो अपना दिल को बच्चा ही रखना चाहती है, कि दिल हमारा हमेशा बच्चा हो। साहित्यकार दुनिया को उस नजर से देखे जिसमें पहले की कोई नजर नहीं है। वो बिल्कुल सरोताजा नजर से दुनिया को देखे, समझने की कोशिश करे और सामने रखे। तो ये जो तरोताजा बच्चा नजर है, वो उसको एक खास तरह की ईमानदारी देती है या दे सकती है, कि जिसमें कि आपने क्या चीजें खोल दी, कभी कभी लेखक को भी नहीं पता होता है। वो सिर्फ आपको ही नहीं परखता, अपने आप को भी परखता है, अपने अंधेरों में जाता है। तो काफका है जैसे, फिर काफका अपने अंधेरों में जाके उसकी कौन सी चीजें सामने रखती है, और उसने तो कहा कि ये दुनिया के आगे रखो ही मत। ऐसी मतलब ऐसी जो अंदर आपके भीतर जो दानव है, आपके भीतर जो ईवल है, उसको सामने वो it doesn't want to give you a finished what's it called, manicured line. It wants to give you the process of something which might be very tricky. कि हमारे भीतर, जैसे मेरी किताब है हमारा शहर उस बरस, जो मैंने हिंदू और मुसलमानों के रिश्ते पे लिखा है, तो उसमें बहुत आसानी से सब लोग कहते हैं कि ये तो जो कट्टरवादी उनके खिलाफ ये किताब लिखी है। सही है, कट्टरवादी के खिलाफ है, लेकिन उतना ही ये जो अपने को कट्टरवादी सोच से अलग समझते हैं, बचा हुआ समझते हैं, बहुत उदार समझते हैं, उनके भीतर जो ऐसा कुछ सोच जिससे वो पूरी तरह से, जिससे वो रूबरू नहीं हुए हैं, उन्होंने अपने को बचा के रखा है, वो उसकी तरफ भी नजर जाती है की जाए। तो ये किताब ऐसी है कि it wants you to, literature wants to release the demons who are lurking inside your darkness. तो ये खतरनाक काम है। आप पता नहीं कौन सी चीज आप अपने को भी किस तरह से पेश कर देते हैं। एक आप कौन से जेंडर प्रेजुडिसेस आपके काम में आ जाएंगे, ये सब चीजें तो बहुत, you have to be ready to be vulnerable, to show your vulnerabilities. तो ये इसलिए खतरे का काम भी है और रिस्की काम भी है, और जल्दी से ना समझ में आने वाला काम भी है, क्योंकि लोग जो हैं उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट और समाज से थोड़ा अलग, थोड़ा दूर, थोड़ा पागल काम
ऐसा भी मान लेते हैं, जबकि वो है नहीं। आप देखिए जितनी बातें होती हैं और आप लोग भी जितनी बातें करते हैं उसमें कितने उद्धरण आप बार बार कवियों के देते हैं, अपने साहित्यकारों के देते हैं। आपको रोज जीने का तरीका और अपने जीने को और अपने भावों को व्यक्त करने का तरीका साहित्य ही देता है। ये बात हम लोग जल्दी समझ नहीं पाते या भूल जाते हैं कि यही हमको एक परिष्कृत इंसान बना रहा है, हमारे भावों में को जीवंत करता है और हमको भी हमारे भावों से मिलाता है, करता है। तो साहित्य की बहुत बड़ी जगह है। और आज की दुनिया में आप जानते हैं, आप लोग यूनिवर्सिटी में हैं, आपको मालूम है कि कितना पैसा ऐसी गतिविधियों में लगता है और कितना साइंस और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में लगता है। और ये सिर्फ यहाँ की कहानी नहीं है, दुनिया भर में ये कहानी हो रही है। तो ये तो हम लोग सबको मिल के सोचना है कि कौन सी चीज़ है समाज के लिए कितनी ज़रूरी और कौन सा सुसंस्कृत समाज हो सकता है जब तक कि उसमें इन चीज़ों के लिए जगह ना हो। और एक दो बातें और मैं छोटी छोटी कहूँगी, बहुत आप लोगों का बहुत वक्त नहीं लूँगी, ज़्यादा तो नहीं करिए, ठीक है। इसी से जुड़ जाती है बात कंट्रोल की। और कंट्रोल के बारे में मैं वही कहना चाहती हूँ कि आप किसी का बोलना रोक सकते हैं, शायद वो भी नहीं, क्योंकि हम बोलेंगे, हम जिंदा हैं तो हम बोलेंगे, हम रास्ता खोजेंगे बोलने का। आप ऐसे नहीं बोलने दोगे तो हम ऐसे बोलेंगे, तो हम रास्ता, साहित्यकार भी अगर ऐसे नहीं तो ऐसे। सोवियत यूनियन में भी साहित्यकार ने जोखिम उठाया और लिखा, कुछ को जाना पड़ा, कुछ को जान से हाथ धोनी पड़ी, पर रास्ते उन्होंने निकाले। बड़े बड़े कथाकार थे, बड़े बड़े साहित्यकार थे और उन्होंने लिखा। तो हम रास्ता निकालेंगे और लिखेंगे, और नहीं तो फिर हम खत्म ही अपने को समझें। लेकिन हो ये गया है कि आज की दुनिया जो है वो बहुत पैरानॉइड हो गई है, आपको मालूम है। सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, दुनिया भर में कुछ हो रहा है कि लोग पता नहीं क्यों असुरक्षा का भाव इतना बढ़ गया है। तो ये भी एक अलग विषय है जिस पर बात हो सकती है। और सब जगह हो रहा है कि चुप करो, चुप करो, चुप करने से कुछ नहीं होगा, चुप होंगे नहीं, चुप होना नहीं है, और दूसरे रास्तों से हमको अपनी बात कहनी ही है। अगर औरत में ये चेतना आ गई है कि उसको कैसा समाज चाहिए, कैसा जीवन चाहिए, कौन सा रिश्ता चाहिए, तो आप उसको कितना भी चुप करते रहिए। या तो यू विल मर्डर हर और शी हैव टू कमिट सुसाइड, या वो रास्ते निकालेगी। तो हम चुप तो नहीं हो सकते, दैट विल नेवर हैपन। बोलेंगे को, और सेंसरशिप हमें कंट्रोल, मतलब आज़ादी की बात हुई तो आज़ादी की बात कंट्रोल से भी। बस मैं आखिरी बात कह रही हूँ, आप अगर सो रहे हैं तो जग जाइए। तो कंट्रोल है वो आज़ादी से ही जुड़ता है, लेकिन हमें गलत फहमी है एक तो कि हम कहें, मैं कहती हूँ कि हम सबको एक सुसंस्कृत समाज को पूरी आज़ादी चाहिए, फुल फ्रीडम। और इसको लोग गलत समझते हैं, जिसका मतलब है कि फिर तुम अपना जो मन कर रहा है तो तुम सारे कपड़े उतार के बाहर भागना शुरू कर दो, इधर उधर मारपीट शुरू कर दो। ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है कि आप एक ऐसा सुसंस्कृत एजुकेटेड समाज बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं, जिसमें कि कंट्रोल की बात या सेंसरशिप की बात आपके भीतर से आती है, हर इंसान के भीतर से आती है। उसके भीतर एक विवेक होता है कि ये चीज सही नहीं है, ये चीज जैसे अब मैं जेंडर का ही अगर उदाहरण दे दूं, तो हम कब से ये करते आए हैं कि we all know that by and large the entire world has been a patriarchal world. पुरुष सत्ता ही सब जगह चली है अधिकतर। तो जो मेन स्ट्रीम है, इसका ये मतलब नहीं कि औरतें इनएक्टिव रही हैं, लेकिन दे हैव बीन ऑन द मार्जिन्स। उनकी दुनिया अलग रही है जो
सामने कुछ आई भी है और कुछ नहीं भी आई है। तो जिसको हम मेन स्ट्रीम कहते हैं वो पुरुषों की बनाई दुनिया हमको दिखाई पड़ती है, चाहे वो भाषा हो चाहे कुछ भी हो। तो भाषा की बात कर लीजिए, तो भाषा में न जाने कितनी चीजें आ गई हैं जो आज औरत को नहीं अच्छी लगती। जैसे कि अरे अब बिल्कुल रोजमर्रा का एक उदाहरण हो दे दूं कि लड़की की तरह रो रहे हो या चूड़ियां पहन लो, हाँ, तो ये कहते आ रहे हैं और बहुत मासूमियत से अभी भी कह देते हैं। लेकिन बदल गई ये बात, ये मैं कभी नहीं लिखूंगी कि चूड़ियां पहन लो, बल्कि मैं बताऊंगी चूड़ियां पहन के कौन सी ताकत आती है। मैं शायद दूसरी तरह से उस बात को पेश कर पाऊंगी, एक और नजर दिलाऊंगी सामने। तो बात यही है कि ये एक चेतना, एक नई चेतना आएगी, उससे हमको ये समझ में आता है कि कुछ चीजें अब ठीक नहीं है। गलती तब भी हो सकती है, हम आदतन कुछ गलतियां करते जाएंगे, पर वो ठीक होनी है, ये भी हमारा वैल्यू है। इसलिए एक सुसंस्कृत समाज की कहिए कि एक अनरिटन रूल है, रिटन एंड अनरिटन, कि हिंसा से नहीं आपको इसको करना है, संवाद से करना है, एक दूसरे को समझना है, डायलॉग करना है। मुझे कहना है कि आप ये गलत बोल रहे हैं, मुझे कहना है कि आपने ये कहकर कि लड़की की तरह रो रहे हो, आपने मुझे इंसल्ट किया है, मुझे बताना है और आपको समझना है। इस तरह से बात को आगे बढ़ना है और होते होते ठीक होना है। और जो भी कॉन्फ्लिक्ट पीरियड है वो डायलॉग से ही हमको सुधारना है। और ये सेंसरशिप हम सबके भीतर हमारी चेतना के संग आएगी। और इसको पता नहीं सेंसरशिप कहें या विवेक कहें, कि हमारे अंदर ये विवेक आएगा कि हम एस्थेटिकली सुंदरता से मानवीय मूल्यों का मान रखते हुए कौन सी चीजें कैसे करेंगे। और आखिर में शायद ये तो मेरे साथ हमेशा होता है कि अच्छी अच्छी बातें रह जाती हैं जो घर जाके याद आएंगी और बहुत बुरा लगेगा कि भूल गई, पर कोई बात नहीं, शायद ये तो बस शुरुआत है, आगे बातें और होंगी। तो आखिर में बस मैं यही कहूंगी कि देखिए, गुरदयाल सिंह जी करते रहे और हमारे जैसे उनके बच्चे भी यही करते रहना चाहते हैं कि कुछ भी हो हमें तो करना है, हम करते रहेंगे। कितने भी एक डिस्पेयरिंग टाइम्स हमें लगे, खतरे मंडराते लगे, हमें उसके हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे, अपने अपने ढंग से अपने रास्ते निकालते रहेंगे। और मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं उससे खत्म करना चाहती हूँ, माफ करिएगा भूल गई हूँ किसका है, शायद फैज अहमद फैज, पर आई एम नॉट श्योर। तो बस ये मैं कह देना चाहती हूँ। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम पर शाम ही तो है।